सो हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब आप इसको 5 मिनट तक देख लोगे तो आप इसको पूरा देखे बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, वॉइस को इग्नोर करके सीरीज के इमोशन पर ध्यान देना। तो शुरू करते हैं मियां खलीफा की जय बोलकर। सारे बोलो मियां खलीफा की जय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है खुले आसमान के नीचे, जहाँ एक वाइवन हवा में उड़ रहा होता है। उसकी उड़ान ऐसी होती है बिल्कुल आजाद, बिना किसी रोक टोक के, जिसे नीचे जमीन से एक कैरेक्टर देख रहा होता है। यही हमारा कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। एस्टर उस वाइवन की आजादी को देखकर उस दिन ये डिसीजन लेता है कि अब वो मैजिकल हाउस डेक्लन की ट्रबल शूटर की ड्यूटी से रिटायर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहां एस्टर किसी को पकड़कर खड़ा होता है और ये बताते हुए कि अब वही आखिरी बचा है। होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस आदमी की गर्दन को बांध देता है। सामने वाला गुस्से में आरोप लगाता है कि उसने अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स छुपा रखी है, वो स्किल्स जो किसी ऑर्डिनरी ट्रबल शूटर के पास कभी नहीं हो सकती। वो ग्रिमोर के बारे में सवाल करना शुरू करता है और ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगा कि उसके जैसे हंटिंग डॉग को हंट करने के लिए हाउस डेक्लन की पूरी फोर्स आ जाएगी। एस्टर के लहजे में फैमिली के लिए गहरी नफरत होती है और उन्हें ऐसे स्कम के तौर पर बयान करता है जो रैबिट डॉग्स की तरह मल्टीप्लाई होकर फैलते हैं। फिर एस्टर के पूछने पर आदमी मान लेता है कि उसे ग्रिमोर का इस्तेमाल करना नहीं आता है, लेकिन एस्टर उसके रिलेंटलेस पीछा करने से अंदाजा लगा लेता है कि इस किताब की कीमत बहुत ज्यादा है। आदमी उसकी ओर देखते हुए ग्रिमोर तुरंत सौंप देने की मांग करता है और बदले में उसे डेक्कलन में वापस ट्रबल शूटर की पोजीशन दिलाने का ऑफर देता है, वो भी हंटिंग डॉग जैसी गाली के साथ। एस्टर इस ऑफर पर बस हंस देता है, तंज कसते हुए सोचता है कि एक मियर ट्रबल शूटर मैनेजर के पास आखिर क्या अथॉरिटी है ऐसे वादे करने की। वो मैजिक से उसे हवा में उठाता है और पूछता है कि मरने से पहले उसके पास कोई आखिरी शब्द है क्या। तभी अचानक एक तीसरा शख्स सीन में कदम रखता है और एस्टर के चेहरे से सारी मौजरी गायब हो जाती है। उसका इंट्यूशन सायरन बनकर गूंज उठता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि ये इंसान खतरे का दूसरा नाम है। एक आदमी जिसकी बॉडी से जबरदस्त इविल एनर्जी की ओरा फैल रही होती है, वो शांति से ग्रीटिंग देता है और अपनी पहचान बताता है। फहन वॉन डेक्लन, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की रूलिंग मैजिकल हाउस डेक्लन का हेड। फहन सीधे एस्टर से कहता है कि ग्रिमोर दे दे और फिर बात करेंगे। एस्टर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने अपने दशकों की सर्विस में फैमिली हेड को पहली बार देखा था। फहन एक लेजेंड माना जाता है, डेक्लन के इतिहास का सबसे ताकतवर मेज। एस्टर मन ही मन सोचता है कि ये आदमी असल में किस तरह का होगा, लेकिन वह उसकी बात का जवाब एक रड और चौंकाने वाले अंदाज में देता है। कहता है कि वो उसे इरिटेट कर रहा है और उसकी हार्ड वन स्पिल्स चुराने की कोशिश कर रहा है। फहन उसकी इस बदतमीजी पर हल्का सा सार्कास्टिक लाफ देता है। उसी पल एस्टर को अफसोस होता है कि उसने पहले देखे गए वन को डिवावर क्यों नहीं किया, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा है कि फैन की ओरा उसकी जिंदगी में देखी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा डरावनी और ताकतवर है। फैन समझाता है कि सबसे आसान तरीका तो ये है कि वो उसे मारकर ग्रिमोर छीन ले, लेकिन फिर एक दूसरा ऑप्शन देता है, ग्रिमोर सौंप दो, डेक्कलन में वापस सर्विस करो और बदले में उसके सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। फेरन उसकी कॉम्बैट टैलेंट की तारीफ करता है, मानते हुए कि उसे अफसोस है कि उसने ये टैलेंट पहले नहीं पहचाना। वो इस बात से भी प्रभावित होता है कि स्लम्स का एक गंदा रैट इतनी ट्रिवियल ट्रबल शूटर स्किल्स को इतने एडवांस लेवल तक पहुंचा सकता है। फिर वो उसे एक ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाने की कोशिश करता है। सोचता है कि डेक्लन के पंखों पर सवार एक तेज धार वाला ब्लेड कितना ऊंचा उड़ सकता है और फैमिली नेम में कितना ग्रेटनेस जोड़ सकता है। अंत में वो उसे अपने साथ खड़े होकर हिस्ट्री बनाने का इन्विटेशन देता है। एस्टर इस ऑफर को मानने का नाटक करता है, लेकिन एक चालाक मुस्कान के साथ एक शर्त रखता है, फहन अपनी फैमिली हेड की सीट उसे दे दे तभी नेगोशिएशन होगा। ये सुनकर फहन के चेहरे पर हंसी और गुस्से का मिलाजुला भाव साफ नजर आता है। फिर वो फैन को याद दिलाता है कि वो उसकी लड़ाइयों को देख रहा था। उसी मोमेंट पर एस्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल ट्रबल शूटर मैनेजर पर करता है और मॉकिंगली पूछता है कि अभी जो मैजिक मूव वो एग्जॉस्टेड ट्रबल शूटर मैनेजर पर अप्लाई कर रहा है, उससे कितने लोग मरे होंगे। ये सुनकर फेरन का गुस्सा भड़क उठता है। वो चेतावनी देता है कि अगर ये रास्ता चुना है तो मौत सामने होगी। एस्टर मान लेता है कि ये सच है, लेकिन फिर भी फैमिली हेड पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर उसका अटैक फैम बिना किसी एफर्ट के अपने बैरियर से रोक लेता है। एस्टर चुनौती देता है कि फेरन खुद उनके बीच की पावर गैप माप कर देख ले। फेरन चैलेंज स्वीकार करता है और कहता है कि पहले उसे डिसिप्लिन करेगा। फेरन अपना मैजिक कास्ट करता है। फेरन का पहला अटैक एस्टर किसी तरह डच कर पाता है, लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि एक और मैजिक सर्कल अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। एस्टर सोचता है कि ये थी डेक्लन हेड की असली ताकत, जिसमें एक्सप्लॉइट करने लायक कोई भी ओपनिंग नहीं थी। उसके चेहरे और हर हलचल से साफ दिख रहा
रहा होता है कि वो अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहा है। फैन उसे उसके चैलेंज की याद दिलाता है, कहते हुए कि कुछ चीजें टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे उनकी पावर के बीच का विशाल अंतर। फिर वो एक और हमला करता है जिससे एक भारी एक्सप्लोजन होता है। स्मोक के बीच से फेरन पूछता है कि क्या अब नेगोशिएशन पर विचार बदल गया है, बताते हुए कि वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बस मुश्किल से। एस्टर काउंटर करता है कि क्या फेरन उसे स्वीकार करेगा अगर वो अभी सिर झुका दे और डेक्लन की छाया में लौट आए, लेकिन फेरन जवाब देता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उस पर भरोसा करेगा। खून से लथपथ चेहरा उठाते हुए एस्टर कहता है कि अब वो डॉग फूड खाने से तंग आ चुका है। एस्टर फेरन के ऊपर एक जबरदस्त ब्लू लाइटनिंग का अटैक छोड़ता है, लेकिन फेरन अपनी बैरियर से उसे आसानी से रोक लेता है। वो गुस्से में गरजता है कि कौन फिर से कुत्ता बनना चाहेगा, चाहे कॉलर कितना भी फैंसी हो और घर कितना भी बड़ा। फेरन उसे फूल कहकर इंसल्ट करता है और अपनी ओवरवेलमिंग पावर को अनलीच करने की तैयारी करता है। एस्टर उस नजारे से हक्का बक्का रह जाता है। आसमान में पर्पल लाइटनिंग का एक विशाल तूफान घूम रहा होता है। उसी पल उसे समझ आता है कि उस दिन उसने आसमान में उड़ते वाइवन को क्यों देखा था। उसका कारण उसकी सफरिंग और वो आजादी थी जिसकी उसे गहरी चाह थी। फैन के जबरदस्त हमले के बावजूद एस्टर जमीन पर डटा रहता है। फैन उसकी ये सहन शक्ति देखकर मानता है कि उसे लगा था ये हमला उसे मार देगा। फेरन पूछता है कि क्या अब उसे पावर का फर्क महसूस हो रहा है, और एस्टर मानता है कि फैन की ताकत वाकई घिनौनी है। एस्टर पूछता है कि क्या फैन चाहता है कि वो फिर से ट्रबल शूटर बने, लेकिन फैन साफ करता है कि उसका मतलब ट्रबल शूटर की पोजीशन से नहीं है और वो अपना असली और चौंकाने वाला ऑफर बताता है। एस्टर को डेक्कलन के अधीन एक एफिलिएटेड फैमिली बॉन्ड फैमिली का हेड बना देना। एस्टर ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि डेक्कलन फैमिली, जिसकी अथॉरिटी इंपीरियल पावर के बराबर है, उसे अपनी किसी लॉयल फैमिली का हेड बनाने की पेशकश कर रही है। एस्टर ग्रिमोर को देखता है और पूछता है कि क्या ये किताब ही उसका असली गोल थी। फेरन कहता है कि वो अब भी खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसकी असली चाह अब एस्टर और ग्रिमोर दोनों ही है। फेरन देखता है कि एस्टर ऑफर पर सोचने लगा है और वादा करता है कि अगर उसने इसे स्वीकार किया तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे और डेक्कलन के साथ सिर्फ ग्लोरी उसका इंतजार करेगी। लेकिन अचानक एस्टर ग्रिमोर में अपनी एनर्जी भरने लगता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के इरादे से। फेरन शॉक में पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर एस्टर तंज कसता है कि ये किताब उसे मिल सकती है राख में बदलने के बाद। फेरन उसे धमकी देता है कि वो कभी चैन से नहीं मरेगा। एस्टर उसे चुप कराते हुए कहता है कि ध्यान से सुनो, ट्रबल शूटर्स को पैसे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने ये ग्रिमार इसलिए ली क्योंकि ये प्राइसलेस है। फिर वो पूछता है कि क्या फेरन को पता है उस यंग डेक्कलन मास्टर के बारे में जिसने फॉरबिडन मैजिक से ट्रबल शूटर्स को डिवावर कर लिया था, वही स्काउंड्रल जिसने उसके साथियों को निगल लिया और डेक्कलन फैमिली ने इस क्राइम को कवर अप कर दिया। फहन तिरस्कार से पूछता है कि क्या ये सब बदले के लिए है। एस्टर बताता है कि उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि अपने साथियों के सपने पूरे करना है और इसके लिए पैसे चाहिए, साथ ही ये भी कि वो कभी फिर डॉग हाउस में ना लौटे। फेरन ये सब सुनकर कहता है कि उसने एस्टर के लास्ट वर्ड सुन लिए हैं। वो अपना फाइनल अटैक छोड़ता है, डेक्कलन की एजुअर फ्लेम, वो इटरनल फायर जो कभी बुझती नहीं, और कहता है कि वो अपनी चॉइस पर इस नर्क में पछताएगा। जैसे जैसे आग उसे निगलती है, एस्टर इस रिग्रेट को नकारता है और कहता है कि मौत डेक्कलन का कुत्ता बनने से बेहतर है। लंबे समय बाद वो एक ऐसी फ्रीडम महसूस करता है जैसी पहले कभी नहीं की थी। उसके आखिरी ख्याल होते हैं कि उसे कोई पछतावा नहीं और अगर वह दोबारा जन्म ले तो अपनी आजादी छीनकर असली बदला ले। लेकिन तभी उसे हैरानी होती है, सब कुछ रुक जाता है जैसे समय थम गया हो और ग्रिमोर चमकते हुए उसके सामने आ जाती है। ग्रिमोर एस्टर के हाथ से छूटकर आसमान में उड़ जाती है और उसी वक्त एस्टर के चेस्ट पर एक मैजिक मैकेनिज्म बनता है जो सुनहरी रोशनी जैसी चमक बिखेरता है। फिर कुछ अजीब होता है, एस्टर एक नई जगह पर खुद को पाता है। सोचता है कि वो कैसे बच गया जबकि अभी अभी वो जलकर मरने ही वाला था। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और ये जगह उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है, जैसे वो पास्ट में लौट आया हो। उसे याद आता है कि ये ग्रे जोन है, वही जगह जहाँ वो ट्रबल शूटर बनने से पहले रोज सर्वाइवल के लिए भीख मांगता था। और फिर उसे सच्चाई का एहसास होता है, वो सच में टाइम में पीछे चला गया है। वो स्लम की सीवेज के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो अपने यंग बॉडी में है, फिर भी नोटिस करता है कि एक खास मार्क अब भी उसके बॉडी पर है। समझ नहीं पाता कैसे, लेकिन अंदाजा लगाता है कि ये ग्रिमोर का काम है। वो खुद से पूछता है कि क्या ग्रिमोर सच में ऐसा करने के काबिल था। उसे याद आता है कि डेक्कलन फैमिली का खुद हेड उस बुक को लेने आया था। इससे साबित होता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। एस्टर सोचता है कि पास्ट में लौटना किसी भी हालत में उसके लिए गुड है। वो चेक करता है कि ये ड्रीम तो नहीं, इवेंट्स बहुत रियल लगते हैं और सुअर की फाउल स्मेल उसे कंफर्म करती है कि वो जिंदा है। उसके अंदर ऑप्टिमिज्म आता है, इसे ग्रेट सक्सेस पाने का मौका समझता है। लेकिन ग्रेट सक्सेस का मतलब क्या? उसे अपना पुराना ड्रीम याद आता है, एक ऐसा ड्रीम
जो उसके साथियों का भी था और यही रीजन था कि उसने रिटायर होने का डिसाइड किया था। उसकी यादों में आता है ग्रे जोन का साथी। वो कहता है कि वे सब बस होमलेस हैं, बिना कपड़े, खाना और एजुकेशन के। पूछता है कि इनमें से सबसे बुरा क्या है। एस्टर जवाब देता है खाना ना होना, लेकिन उसका साथी कहता है कि ऐसा नहीं है। उसका साथी फिर सवाल करता है कि वे लोग सुअर में घसीटे जाने का कारण क्या था, लेकिन एस्टर कहता है कि उसे सुअर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका दोस्त जब अपनी बात दोहराता है तो एस्टर फिर से साफ कहता है कि उसे सुअर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त चिढ़ जाता है और कहता है असली दर्द है एजुकेशन ना मिलना। अगर सही ट्रेनिंग और एजुकेशन मिली होती तो वो नोबल्स के हाथों गुलाम ना बनते। उसका दोस्त अपना ड्रीम बताता है, एक लाइब्रेरी बनाना जहाँ कोई भी चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, फ्रीली बुक्स पढ़ सके। एस्टर का ड्रीम इससे भी आगे का था, एक ऊंचा स्पायर बनाना जिसमें हर बुक इकट्ठी करना और लोकेशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि वो फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पर डेक्लन फैमिली का सीक्रेट मैनुअल रखेगा ताकि कोई भी चाहे वो ग्रे जोन का वागबंड हो, नोबल का बेटा हो या मार्केट का बुचर उसे आसानी से उठा सके। वो सोचकर खुश हो जाता है कि जिन टेक्निक्स को डेक्लन अपनी जान से ज्यादा प्रेशियस मानते हैं वो सबको ओपनली मिलेंगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, उन टेक्निक्स को कैसे हासिल करें, लेकिन ये फ्यूचर वाले खुद पर छोड़ देता है। उसका अल्टीमेट गोल है डेक्लन का पूरा डाउनफॉल। अचानक उसका ड्रीम टूटता है जब एक जोरदार किक उसके फेस पर पड़ती है। एक गुस्सैल लड़का आता है और चिल्लाता है कि वो वही क्यों नहीं रहा जहां उसे कहा गया था। फिर बार बार उसे किक करने लगता है, लेकिन जल्दी अपने ट्रबल शूटर वाले बैटल एक्सपीरियंस को याद करता है और एक ब्लॉक कर देता है। अटैकर सरप्राइज हो जाता है। एस्टर तेज नजरों से कहता है तूने 7 बार मारा है, अब 10 गुना लौट आऊंगा। वो काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है और अटैकर के फेस पर डराता है। फिर एस्टर एक अपर कट मारता है और टूटती हड्डी की आवाज गूंजती है। एस्टर शॉक में देखता है, टूटा उसका खुद का हाथ है। दूसरा लड़का उसे काउंटर पंच करता है और गाली देते हुए जमीन पर गिरा देता है। एस्टर के बॉडी से ज्यादा उसका दिल दर्द करता है। दूसरा लड़का एक पत्थर से फिसलकर सुअर में गिर जाता है। एस्टर इसे एस्केप का चांस समझता है, लेकिन अटैकर खांसते हुए उठता है और पूछता है कि कहां जा रहा है। एस्टर घूरते हुए कहता है कि वो भाग नहीं रहा बल्कि टैक्टिकल रिट्रीट कर रहा है और वो उसका चेहरा याद रखेगा। खुद को याद दिलाता है कि ट्रबल शूटर कभी गिव अप नहीं करता। थोड़ा दूर जाकर उसे एहसास होता है कि हालत खराब है, बस एक पंच मारकर उसकी कलाई स्प्रेन हो गई है। वो बैठ जाता है और सोचता है कि टावर का प्लान फिलहाल भूलना होगा। प्रायोरिटी है बॉडी को स्ट्रांग बनाना। तभी एक छोटा सफेद बालों वाला बच्चा आता है और पूछता है कि क्या वो भूखा है। एस्टर पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है, मगर बच्चा कहता है नहीं। एस्टर उसकी टॉन लेकिन कभी एक्सपेंसिव रही क्लोथ्स देखता है और कंक्लूड करता है कि शायद ये किसी नोबल का बेटा है जो पावर स्ट्रगल में हार कर यहाँ गया है। बच्चा अपना नाम डेमियन बताता है और कहता है कि उसकी माँ का नाम बियांका। एस्टर को लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा सुन रहा है और पूछता है कि क्या वो पागल है। डेमियन मासूमियत से कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है। एस्टर सीधे चेहरा कहता है मेरा बाप नहीं है तो मैं जीता। उसे भगाने की कोशिश करता है। डेमियन बिना हिले वही खड़ा रहता है, लेकिन डेमियन कहता है कि वो उसके साथ जाएगा। एस्टर मना करता है और सोचता है कि मारकर भगा दे। डेमियन उसकी इंजर्ड कलाई देखता है, पूछता है कि दर्द है क्या और हेल्प की पेशकश करता है। वो हाथ पर हाथ रखता है और एक पावरफुल हीलिंग लाइट निकलती है। एस्टर एस्टोनिश हो जाता है, ये नॉर्मल हीलिंग नहीं है। वो पहचानता है लाइट ऑफ हीलिंग, ब्लैंडोर फैमिली की स्पेशल टेक्निक जिसे डेक्लन ने खत्म कर दिया था। उसके ट्रबल शूटर इंस्टिंक्ट्स चिल्लाने लगते हैं, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। वो सोचता है कि ब्लैंडोर का बच्चा यहाँ क्यों है जबकि इस समय उनकी फैमिली अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। वो नाम डेमियन दोहराता है, जिसे सुनकर डेमियन पूछता है कि क्या उसने उसे बुलाया। एस्टर को और अचानक याद आता है अलग रंग की आंखों वाला ब्लैंडोर वंश का लड़का, मॉन्स्टर ऑफ ब्लैंडोर, डेमियन वॉन ब्लैंडोर, वो पागल जो मरकर भी नहीं मरता। एस्टर शॉक में जम जाता है, समझ नहीं पाता कि उसके सामने क्या खड़ा है। यादें उसे वापस लेकर चली जाती है पास्ट में, जब वो अभी भी ट्रबल शूटर के रूप में काम कर रहा था। उसे याद आता है कि उसे डेक्लन फैमिली के ऑर्डर से एक मिशन पर भेजा गया था ब्लैंडोर फैमिली के इलाकों में। उस समय वो और उसके साथियों ने शिकायत की थी कि ये मिशन डेक्लन फैमिली को खुद ही संभाल लेना चाहिए था। एक साथी ने बताया था कि वहाँ ब्लैंडोर की जमीन में एक मॉन्स्टर के बारे में रूमर्स चल रहे थे, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने दर्जनों लोगों को मार डाला था। सब सोच रहे थे कि ये मॉन्स्टर कोई घावोल या वैसा कुछ होगा, लेकिन एस्टर ने जो देखा वो घावोल नहीं था। उसके साथ सभी लोग शॉक में थे। उसने एक इंसान को दूसरे इंसान को चीरते देखा। वो इंसान डेमियन था जो लड़ते हुए पागलों की तरह हंस रहा था और लगातार ब्लैंड और फैमिली की हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो लड़ाई जारी रख सके। वो एक पागल कसाई था जो मौत के बाद भी मरता नहीं था। फिर वो मेमोरी खत्म होती है और एस्टर वापस अपने वर्तमान में आता है, जहाँ डेमियन उसके सामने एक मासूम बच्चा है जो चींटियों को ध्यान से देख रहा है। एस्टर अभी भी शॉक में है और अपने दिमाग में उस बर्बर हत्यारे की छवि और सामने
सामने उस बच्चे की मासूमियत को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। वो सोचता है कि ब्लैंडोर फैमिली के डायरेक्ट एयर लॉर्ड का इकलौता बेटा ऐसे बदहाल जगह में क्यों है। तभी डेमियन उसकी सोच में बाधा डालता है और खाना खाने की बात करता है। वो उत्साह से बताता है कि उन्हें खाना चाहिए, अपनी माँ की बात कहते हुए कि अच्छा खाना बीमारी से बचाता है, और कहता है कि एस्टर बीमार है क्योंकि वो खाना नहीं खाता। एस्टर उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन उसकी बात करने की स्टाइल को प्रोवोकेटिव पाता है। एस्टर उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई पैसा है। डेमियन एक थैला निकालता है जिसमें सोने के सिक्के भरे होते हैं और पूछता है क्या यही बात एस्टर कहना चाहता था। थोड़ी चुप्पी के बाद एस्टर मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिलाता है। अचानक कहता है कि अब वे दोस्त है। वो डेमियन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि जब उसने कहा कि वे दोस्त है तो वे दोस्त है, और दोस्त अपने पास जो होता है वो शेयर करते हैं। फिर उत्साहित होकर उसे लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ता है। डेमियन अपने नए दोस्त से पूछता है कि उसके पास शेयर करने के लिए कौन है, तो एस्टर जवाब देता है कि उसके पास एक दोस्त है, यानी वो खुद अच्छा खाना खाने और नहाने के बाद खुद को रिफ्रेश महसूस करता है। वो देखता है कि डेमियन आसपास घूम रहा है। डेमियन बताता है कि उसने पहली बार ऐसा देखा है जहाँ रेस्टोरेंट के ऊपर कोई घर है, क्योंकि वो हमेशा बाहर सोया करता था। डेमियन अचानक कहता है कि उसका कोई बाप नहीं है। एस्टर मजाक में कहता है कि उसके पास बाप है, और दोनों बचकानी बहस में लग जाते हैं, जो इस बात पर खत्म होती है कि वे क्यों इस मामले में कम्पीट कर रहे हैं। फिर एस्टर डेमियन से उसकी माँ के बारे में पूछता है। डेमियन आसपास देखता है और मासूमियत से जवाब देता है कि माँ यहाँ नहीं है। एस्टर सोचता है कि अब स्थिति को बेहतर समझना चाहिए। वो डेमियन से पूछता है कि वह कितने समय से अकेला है। डेमियन कुछ सोचता है और फिर बताता है कि जब से वो घर से भागा है उसने 10 बार सोया है। एस्टर इस नई इन्फॉर्मेशन को असेस करता है, सोचता है कि क्या डेमियन भागा हुआ है और पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है, और क्या 10 बार सोना मतलब 10 दिन बीत गए हैं। डेमियन समझाता है कि वो दिन में 2 बार सोता है, नींद में भी, इसलिए कुल सोने की संख्या 10 है। एस्टर अंदाजा लगाता है कि डेमियन लगभग 3 या 4 दिन से भाग रहा है, लेकिन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब डेमियन कहता है कि उसने भागने के बाद से एक बार भी नींद नहीं ली है। इसे सुनकर एस्टर खुद को पक्का पागल समझने लगता है। एस्टर फ्यूचर की योजना बनाना शुरू करता है। वो देखता है कि ग्रे जोन में डेमियन के साथ रहना उसके लिए एक मौका है जहां वह उसकी रक्षा कर सकता है और ब्लैंडोर फैमिली के साथ एक रिश्ता बना सकता है। ये रिश्ता भविष्य में डेक्कलन फैमिली का सामना करने में मदद कर सकता है। साथ ही नोबल्स के घरों में उसकी उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सी किताबें होंगी, लेकिन लंबी योजना सोचने से पहले उसे एक जरूरी काम निपटाना है। वो 57 लेयर वाली कड़वाहट जो उसे उस लड़के के लिए है जिसने पहले उसे मारा था। एस्टर डेमियन से कहता है कि वो अब लेटने वाला है और चेतावनी देता है कि उसे डिस्टर्ब ना करे वरना बड़ी परेशानी होगी। डेमियन पूछता है कि क्या वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने वाला है, और एस्टर पुष्टि करता है, साथ ही कहता है कि जब वो पूरा कर ले तो वो भी वही करे, जिस पर डेमियन उत्साह से सहमत होता है। एस्टर मेडिटेशन शुरू करता है। उसे याद आता है अपनी पिछली जिंदगी जहाँ वो ट्रबल शूटर्स को दिए गए स्टैंडर्ड मैजिकल फार्मूलाज पर निर्भर था, जिनकी लिमिट्स स्पष्ट थी। इसे पार करने के लिए उसने कई नोबल घरों में घुसपैठ की और उनकी टेक्निक्स चुराई। कई बार मौत के कगार पर पहुंच गया। उसने नाइटली बॉडी स्ट्रेंथनिंग, स्पिरिट आर्ट्स, समनिंग और एल्केमी जैसी सीक्रेट आर्ट सीखी, लेकिन उसे याद आता है कि ये सारी टेक्निक्स भी उस कैटास्ट्रोफिक शक्ति के सामने इनफ नहीं थी जो उसने डेक्कलन फैमिली के हेड से झेली थी। इसलिए इस बार उसने तय किया कि वो डेक्कलन फैमिली की मूल कला सीखेगा। हेवनली ओरिजिन टेक्निक ये सभी डेक्कलन टेक्निक्स की शुरुआत है और ये हर तरह के माना के साथ हार्मोनी में काम कर सकती है। खुशी की बात ये थी कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में रिसर्च के लिए इसे मेमोराइज कर लिया था। जैसे ही वो ब्रीथिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है उसे लावा जैसी तेज गर्मी अपने शरीर में महसूस होती है और उसके माना सर्किट्स में इम्प्योरिटीज दिखती है जो उसे चौंका देती है। इन्हें निकालने के लिए वो मानव शावर नामक रहस्यमय टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो सिर्फ इलट नोबल मेजर्स ही अपने डायरेक्ट लिएज को शुद्ध करने के लिए करते हैं। जब ये प्रोसेस खत्म होती है वो जागता है और सोचता है कि कितना समय बीता होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उसके माना सर्किट्स अब क्लीन है और माना प्यूरिफाइड है, शायद अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा प्यूरिफाइड। हालांकि ये बड़ी इंप्रूवमेंट है, फिर भी उसे लगता है कि डेक्कलन को हराना असंभव ही लगेगा। चाहे वो 100 बार जन ले फिर भी उसके चांसेस बढ़ गए हैं और वो कभी हार ना मानने वाला इंसान है, चाहे ऑड्स कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। अगले दिन डेमियन अपनी नींद से जागता है और देखता है कि उसके बाल ब्राउन हो गए हैं जो उसे हैरान कर देता है। एस्टर ने चुपके से डेमियन के प्लैटिनम ब्लॉन्ड बालों का रंग और कपड़े बदल दिए थे ताकि ब्लैंड और फैमिली उसे पहचान ना सके। अंतिम डिस्गाइज पूरा होने के बाद डेमियन अपने दोस्त से पूछता है कि अब क्या करेंगे। एस्टर अनाउंस करता है कि अब वे कुछ हेड्स क्रैक करने वाले हैं। वो लड़का जिसने पहले एस्टर को मारा था अब नींद से जागकर चल रहा था। वो खुद से कह रहा होता है कि मौसम बड़ा नाइस है। वो एस्टर को देखकर हैरान होता है, लेकिन इस बार एस्टर क्लीन था और उसके साथ एक और
बच्चा भी था। वो गुस्से में पूछता है कि वो कहाँ घूम रहा है और ये साफ सुथरा क्यों दिख रहा है। फिर वो एस्टर के साथ ही डेमियन को देखता है, जिसके कपड़े देखकर लगता है कि उसके पास पैसा है। अचानक एस्टर उसे जोरदार पंच मारता है जो उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो शांत होकर कहता है कि लगता है जगह तो सही है और अनाउंस करता है कि उनके बीच का स्कोर 123 हिट से शुरू होगा। पास के दो लड़के कमोशन सुनते हैं और देखने आते हैं। फिर एक बड़ा यूथ का समूह जमा हो जाता है और सभी शॉक्ड होते हैं कि सबसे छोटा लड़का क्या कर रहा है। एस्टर स्लाई स्माइल देता है। सभी चेहरे उसे जाने पहचाने लगते हैं और वो सोचता है कि इस बार वो कितना आगे जा सकता है। फिर एस्टर अपनी लड़ाई एक जोरदार पंच से शुरू करता है और उसके बाद सीधे पेट पर भी वार करता है। वो साफ तौर पर इस पल को एंजॉय कर रहा होता है। वो इजीली पूरे ग्रुप को अकेले ही संभाल रहा होता है। जब एस्टर अपनी पंच को माना से टाइट करते हुए अटैक करता है, तब डेमियन उसके नए दोस्त की स्पीड और ताकत देखकर इन्फ्लुएंस हो जाता है। एस्टर डेमियन को सिखाता है कि ऐसी सिचुएशंस में जो भी देखो उसे सुपर कूल कहना चाहिए, जिसे डेमियन चमकती आंखों से उत्साह से दोहराता है। डेमियन पहले लड़के के पास जाता है और उसे अपनी हीलिंग टच देने की पेशकश करता है। एस्टर उसे पकड़ता है और पूछता है कि अब तक उसने कितने हिट्स झेले हैं। कुछ समय बाद ग्रुप के सभी मेंबर्स जमीन पर घिरे हुए अजहाय होते हैं और एस्टर अपना स्टिक घुमा रहा होता है। वो लड़के की पीठ पर स्टिक से जोर से मारता है और पूछता है कि अब तक उसने कितने हिट्स झेले हैं, लेकिन लड़का कहता है कि उसे याद नहीं है, वो भूल गया है। तब एस्टर अपने दोस्त डेमियन को कहता है कि अब उसकी बारी है। डेमियन खुशी खुशी इंजर्ड लड़के पर हीलिंग टच लगाता है। वो लड़का दर्द और डर से चिल्लाता है और उसे रोकने की विनती करता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 अंकों तक ही गिनती कर सकता है। रिवेंज पूरी होने के बाद ग्रुप के सभी मेंबर असेंबल होकर सम्मान के साथ एस्टर को आज के लिए धन्यवाद कहते हैं। एस्टर अपने आप पर प्राउड फील करता है। सोचता है कि 2000 वार बांटने का काम, जिसमें हर इंसान को 100 वार मिलते हैं, उसके लिए भी एक नया चैलेंज था। फिर एक लड़का एस्टर के सामने आता है और जाने की अनुमति मांगता है, जिसे एस्टर मंजूर कर देता है, लेकिन वो हिचकिचाते हुए बताता है कि ये उनके घर है, इसलिए वे नहीं जा सकते। एस्टर का चेहरा बदल जाता है और कहता है कि ये छोटी सी समस्या है। छुपे हुए खतरे को देखकर लड़के जल्दी कहते हैं कि वे घर छोड़ देंगे और वे अपने घर से भाग निकलते हैं। वो तीखी आंखों से मुड़ता है और महसूस करता है कि दूर से कोई उनके पास आ रहा है। ये शख्स तेज और छुपा हुआ था और उसके पास एक प्रोफेशनल ट्रबल शूटर की डिस्टिंक्ट ऑरा थी। एस्टर समझता है कि शायद उसे कोई पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि ब्लैंडोर फैमिली ने उसे उसकी उम्मीद से तेज ढूंढ लिया है और उसे चिंता होती है, क्योंकि लड़ाई और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद उसके पास बहुत कम माना बचा है। वो समझता है कि उसकी करंट स्थिति स्पेल्स या फिजिकल फाइट करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन वो अपनी असली पहचान एक एक्सपीरियंस ट्रबल शूटर के रूप में याद करता है। वो याद करता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी उसके पास ज्यादा मैजिक नहीं था और वो हमेशा ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करता था, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। वो अपनी बाकी बची हुई माना फिंगर टिप पर इकट्ठा करता है, माना को कंप्रेस करता है और मानते हुए कि ये एक अटैक के लिए काफी होगा। उसे पता है कि उसके पास इस सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। हीरो अटैक करने के लिए शार्प शूटर स्टांस में तैयार होता है और उसी वक्त सीन में एक बूढ़ा अटैकर एंट्री करता है, मगर एंट्री करते ही वो घुटनों के बल बैठ जाता है और ये देखकर हीरो हैरान रह जाता है। वो बुजुर्ग आदमी डेमियन को यंग मास्टर कहकर संबोधित करता है और वो बुजुर्ग असल में अल्फ्रेड होता है, जिसे देखकर डेमियन भी हैरान रह जाता है। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन को ढूंढ लेने के बाद उसे बहुत राहत महसूस हुई है और कहता है कि चिंता के कारण वो सो भी नहीं पाया था, लेकिन डेमियन सख्ती से वापस जाने से इनकार करता है, जोर देकर चिल्लाता है कि वो कभी वापस नहीं जाएगा, जबकि अल्फ्रेड उसे पकड़कर वापस चलने के लिए जबरदस्ती करता है। एस्टर समझता है कि डेमियन का परिवार से भागना बस एक छोटा बच्चा घर से भागने जैसा था। ब्लैंडोर फैमिली के बटलर एस्टर से माफी मांगते हैं और फॉर्मल तौर पर अपना परिचय देते हैं। एस्टर खुद को एस्टर बताता है। अल्फ्रेड देखता है कि यंग मास्टर डेमियन को एस्टर से बहुत लगाव है और उसे ब्लैंडोर फैमिली के घर आने के लिए बुलाता है। एस्टर उनकी मंशा पर शक करता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि नोबल फैमिलीज आम लोगों को तुच्छ समझते हैं, पर उसे ये समझ नहीं आता कि ये इनविटेशन का असली मकसद क्या है। वो इनविटेशन स्वीकार करने का फैसला करता है, क्योंकि ये उसके मेन प्लान से मेल खाता है। ब्लैंडोर फैमिली से रिश्ता बनाना, जो सिटी के एंट्रेंस को कंट्रोल करती है, जहाँ जीनियन एकेडमी और उसकी बेहतरीन लाइब्रेरी है, क्योंकि उसका गोल एक बड़ी लाइब्रेरी बनाने का है। वो समझता है कि उनकी लाइब्रेरी का दौरा फायदेमंद होगा। इनविटेशन स्वीकार करता है और इसे अपने सपने तक पहुंचने के रास्ते में एक छोटा डे टूर मानता है। एस्टर जाने के लिए रेडी होकर खुशी से कहता है कि चलो देखते हैं ब्लैंडोर फैमिली का खाना कैसा होता है। वे ब्लैंडोर फैमिली के भव्य मिशन तक पहुंचते हैं। वो लोग कैरेज से नीचे उतरते हैं और एस्टर इसे अपने पहले ऑफिशियल विजिट के रूप में देखता है। एस्टर मैंशन के सामने खड़ा होता है, जहाँ सर्वेंट्स उनके यंग मास्टर के लिए एंट्रेंस पर मौजूद होते हैं। अल्फ्रेड कहता है कि
कि देर हो गई है, वे आराम करें और डेमियन को मेड लैंसी को सौंप देता है। जब लैंसी डेमियन को ले जाने की कोशिश करती है, बच्चा उसकी तीखी नजर से डरकर चिल्लाने लगता है और माफी मांगता है। इसके बाद अल्फ्रेड मैंशन के एक सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो एक दरवाजे पर हल्के से नॉक करता है और अंदर से अनुमति मिलने पर भीतर एंटर करता है। अंदर बैठी कोई व्यक्ति जो साफ तौर पर मैंशन का मेट्रन लगती है, धीमे स्वर में पूछती है कि डेमियन कहाँ था। अल्फ्रेड शांत अंदाज में बताता है कि वो उसे 7वें ग्रे जोन में मिला था और वहीं से वापस लेकर आया है। एक पल के लिए माहौल में गहरी खामोशी छा जाती है, लेकिन अगले ही पल ठीक अल्फ्रेड के सामने जोरदार ब्लास्ट होता है। वो अटैक हाउस की मेट्रन करती है और बेताबी से पूछती है कि डेमियन ठीक है या नहीं। साथ ही धमकी देती है कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो अंजाम भयंकर होंगे। अल्फ्रेड मेट्रन को शांत रहने और उसकी रिपोर्ट सुनने के लिए कहता है। रिपोर्ट सुनने के बाद मेट्रन को गहरी राहत महसूस होती है। अल्फ्रेड भी रिलीफ होकर अपने आप से कहता है कि ये मेट्रन के लिए लकी है और जो भी यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके लिए भी। उसे याद आता है कि ये मेट्रन कभी ब्लड विच के नाम से जानी जाती थी। वो सोचता है कि उसकी कट्टर प्रकृति को देखकर, खासकर अपने बेटे के लिए ये अच्छा हुआ कि मामला ऐसे ही खत्म हुआ। मेट्रन यानी डेमियन की माँ अल्फ्रेड को उसके काम के लिए धन्यवाद देती है। अल्फ्रेड कहता है कि वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन एक अनयूजुअल बात है जो मेट्रन की क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन ने एक नया दोस्त बनाया है जिसका नाम एस्टर है। वो मेट्रन को बताता है कि एस्टर ने उसकी मौजूदगी पहले ही महसूस कर ली थी और मिलने से पहले काउंटर मेजर्स तैयार कर लिए थे। वो जोड़ता है कि जब वे मिले, एस्टर के हाथ में माना बुलेट थी जो कंप्रेस्ड मैजिक की एक फॉर्म थी और हमला करने को तैयार थी। मेट्रन इससे प्रभावित होती है और कहती है कि एस्टर का टैलेंट रिमार्केबल है, एक लड़के के लिए जो ग्रे जोन से है। इस टैलेंट को देखकर अल्फ्रेड मेट्रन से एक फेवर मांगता है। फिर सीन कट होता है और अल्फ्रेड एस्टर के सामने खड़ा होकर उसे ऑफर देता है कि वो उसका सक्सेसर बने। एस्टर ये सुनकर डिस्गस्टिंगली हैरान रह जाता है। अल्फ्रेड को पूरा कॉन्फिडेंस है कि एस्टर इसे मना नहीं करेगा। वो समझाता है कि गाइजोन के एक रैट के लिए ये मौका वेल्थ और ऑनर हासिल करने जैसा है, लेकिन एस्टर बिना हेजिटेशन के जवाब देता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे अल्फ्रेड शॉक्ड होता है और पूछता है कि क्या उसने सही सुना। डेमियन सीन में इंटरप्ट करता है और अपने दोस्त द्वारा बोले गए शब्द का मतलब पूछता है। एस्टर शालीनता से उस ऑफर को ठुकरा देता है, कहता है कि उसे बटलर का सक्सेसर बनाए जाने की बहुत कदर है, लेकिन वो चाहता है कि चीजें अभी जैसी है वैसी ही बनी रहे। अल्फ्रेड इस इंकार को घमंड समझता है, सोचता है कि एस्टर जो एक टैलेंटेड अनाथ है और जिसने खुद मैजिक सीखी है, खुद को बड़ा व्यक्ति समझता है। बटलर इंटरनली सोचता है कि वो उसे समझता है क्योंकि वह भी एक आम परिवार में पैदा हुआ था और यंग में घमंडी था, लेकिन बाद में उसने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है। अल्फ्रेड एस्टर को बताता है कि दुनिया बहुत विशाल है और एस्टर वास्तव में छोटी नहीं है। एस्टर जवाब देता है। फिर थोड़ी सी नाराजगी चेहरे पर झलकाते हुए अल्फ्रेड पूछता है कि क्या एस्टर को लगता है कि वो इस दुनिया को जीत सकता है। एस्टर पीसफुली जवाब देता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। अल्फ्रेड इस जवाब से और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर अल्फ्रेड एस्टर को वैलिस के गोब्लिन से कंपेयर करता है जो प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में बड़े होते हैं और दुनिया के रियल डेंजर से अनजान होते हैं। एस्टर जवाब देता है कि उसे लगता है कि वो वाइवन है, मतलब वो बिल्कुल नाइव या कमजोर नहीं है। ये सुनकर अल्फ्रेड गुस्से में अपने पैर से जमीन तोड़ देता है और कहता है कि क्योंकि एस्टर कुछ नहीं जानता, वो उसे खुद दिखाएगा कि दुनिया असल में कितनी विशाल और डरावनी है। सीन कट होता है और अल्फ्रेड बड़े हॉल के दरवाजे खोलता है। हॉल के अंदर लोग ट्रेनिंग करते नजर आते हैं। अल्फ्रेड के एंटर करने पर सब युवा ट्रेनी बटलर लाइन में खड़े होते हैं और उसे सलाम करते हैं। अल्फ्रेड एस्टर से उसकी राय पूछता है और बताता है कि ये लड़के ब्लैंडोर फैमिली के टैलेंट है जो उसकी उम्र के आसपास है और उसे उनके स्किल्स का एहसास जरूर होगा। एस्टर उन्हें चुपचाप देखता है और अपने आप से मानता है कि ब्लैंडोर के टैलेंट वाकई इंप्रेसिव है। वो सोचता है कि ये बच्चे सिर्फ टीनेजर्स हैं, लेकिन उनकी रिफाइनमेंट और ओरा पूरे जगह को भर देती है। लेकिन उनकी आंखों में देखकर एस्टर सार्कास्टिकली सोचता है कि ये सब लोग गोब्लिन्स हैं। अल्फ्रेड फिर पूछता है कि क्या वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा। वादा करता है कि एस्टर इन बच्चों की तरह चमकेगा, बल्कि उनसे भी ज्यादा। एस्टर बस कहता है कि उसे चमकना पसंद नहीं है, जिससे अल्फ्रेड को झटका लगता है। एक ट्रेनी जिसका नाम विंस्टर है हाथ ऊपर उठाता है और हेड बटलर से बात करता है। विंस्टर एक सार्कास्टिक स्माइल देता है और कहता है कि अगर ये लड़का सच में समझता तो कभी ऑफर ठुकराता नहीं, और क्योंकि उसने ठुकराया है इसका मतलब है कि वो अभी इस पद या यहाँ मौजूद एबिलिटी की असली वैल्यू नहीं समझ पाया है। विंस्टर खुद वॉलंटियरिंग करता है कि वो एस्टर को असली मैजिक की एक झलक दिखाएगा और ट्रेनिंग ड्यूल का प्रस्ताव रखता है। अल्फ्रेड इस सोच को इयोगेंट मानता है, लेकिन फिर भी मान जाता है। अल्फ्रेड सुझाव देता है कि एस्टर विंस्टर के साथ एक क्विक ड्यूल करे। एस्टर समझता है कि वो उनकी नजर में एक थॉर्न बन गया है। वो जानता है कि वे उसे बस एक लकी स्ट्रे डॉग मानते हैं जो रास्ता पा गया।
एस्टर ड्यूल के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि वो अपने अपोनेंट्स खुद चुनना चाहता है, जो अल्फ्रेड मंजूर कर देता है। एस्टर विंस्टर और 4 अन्य ट्रेनीज को चुनता है। वो अनाउंस करता है कि वो एक साथ 5 का सामना करेगा, जिससे ट्रेनीज शॉक्ड हो जाते हैं। वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर वे डरते हैं तो मर जाएं। अल्फ्रेड हंसता है, इम्प्रेस्ड होकर कहता है कि ये उसका सक्सेसर बनने की भावना है, लेकिन चेतावनी देता है कि उसके शब्द ब्लैंडोर फैमिली के लिए अपमान हो सकते हैं और क्या वह इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो एस्टर ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो तैयार है और अल्फ्रेड ने ड्यूल के नियम सेट किए, जिसमें तय किया गया कि एस्टर को केवल 1 मिनट तक टिकना होगा। अगर वो सफल रहा तो इनाम मिलेगा और अगर असफल हुआ तो उसे अपने शब्दों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसे एस्टर समझता है कि इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट हेड बटलर बनने के लिए मजबूर किया जाएगा और इसे अल्फ्रेड का उसे नियंत्रित करने का प्रयास मानता है। फिर भी वो टर्म स्वीकार कर लेता है। ड्यूल की तैयारी के दौरान एक इंस्ट्रक्टर अल्फ्रेड से चिंता व्यक्त करता है कि ये ड्यूल बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड कहता है कि यही खतरा इसे मीनिंगफुल बनाता है, क्योंकि वो मानता है कि एस्टर की स्टबर्नेस तोड़ना ही उसका ग्रोथ है। 5 ट्रेनीज का इंस्ट्रक्टर चिंतित है और डरता है कि अगर यंग मास्टर के गेस्ट को चोट लगी तो ये उसके करियर के अंत का कारण बन सकता है। इस बीच डेमियन मेड एल्सी के साथ सीन को देख रहा होता है और इंस्ट्रक्टर उसके पास जाकर अल्फ्रेड से ड्यूल रोकने का विनती करता है, चेतावनी देता है कि उसका दोस्त गंभीर खतरे में है। लेकिन डेमियन का उत्साह और भी डर पैदा करता है। लसी बीच में आती है और डेमियन को बताती है कि अगर वो इंटरप्ट करेगा तो उसकी माँ उसे डांटेगी और अल्फ्रेड हेजिटेंट होते हुए इंस्ट्रक्टर को ड्यूल शुरू करने का आदेश देता है, जबकि इंस्ट्रक्टर सोचता है कि उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब आदेश मानना ही होगा। लसी डेमियन से कहती है कि वो जल्दी लौट आए और इंटरप्ट न करे और डेमियन मुस्कुराकर बताता है कि वो समझ गया। इंस्ट्रक्टर ड्यूल के नियम समझाता है कि ये एक टर्न बेस्ट पार है, लेकिन अल्फ्रेड बीच में टोक कर कहता है कि ड्यूल फ्री फॉर ऑल होगा और इंस्ट्रक्टर पुष्टि करता है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई साइड सरेंडर नहीं करता। हालांकि इंस्ट्रक्टर को मैच रोकने का अधिकार है। विंस्टर मन ही मन एस्टर का मजाक उड़ाता है, उसे लकी से अंधा पड़ा स्ट्रे डॉग कहता है और वादा करता है कि वो उसे कुचल कर उसकी असली पहचान सामने लाएगा। इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर ड्यूल की शुरुआत की घोषणा करता है और जैसे ही ड्यूल शुरू होता है एस्टर विंस्टर की छाती पर जोरदार सीधा वार करता है, जिससे वो शॉक्ड और दर्द से कुछ बोल नहीं पाता। विंस्टर अपने टीममेट्स को देखता है, लेकिन उसके 4 टीममेट्स पहले ही जमीन पर गिर चुके होते हैं। एस्टर अनाउंस करता है कि अब उसे पढ़ाना शुरू करना होगा। अपने हाथ में माना बुलेट पकड़ता है और कहता है कि पहली लेसन ये है कि सबसे छोटे मिर्च सबसे ज्यादा तीखे होते हैं। विंस्टर इसे बेसिक माना मैनिपुलेशन समझता है जो कॉम्बैट में बेअसर होती है, लेकिन एस्टर दूसरी लेसन बताता है कि लोगों का जल्दी जजमेंट न करे और फिर माना बुलेट छोड़ता है जो जबरदस्त धमाके के साथ 5 ट्रेनीज के सिर में एक्सप्लोड होती है। एस्टर थर्ड लेसन बताता है कि दुनिया वाइड और बिटर है और विंस्टर को सीधा पंच मारता है और हारने वाले हर ट्रेनी को ये लेसन सिखाने का ऑफर देता है कि उन्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। विंस्टर उसे लूनेटिक कहता है और बताता है कि जो वो कर रहा है वो मैजिक नहीं है। तब एस्टर किक मारने के लिए आगे आता है और एक तेज किक सीधे विंस्टर के चेहरे पर मारता है, कहते हुए कि ये मैजिक है, फिजिकल मैजिक। इंस्ट्रक्टर पूरे शौक में उसकी ताकत को देखता रहता है और बाकी ट्रेनीज भी हैरान होकर देख रहे होते हैं। वहीं अल्फ्रेड एस्टर को उसके अपोनेंट्स को हराते हुए देखता है और उसकी टेक्निक का एनालिसिस करता है, समझते हुए कि माना बुलेट उसने कम से कम 3 या 4 गुना कंप्रेस किया था और सोचता है कि अगर पहली मुलाकात में उसे डायरेक्ट हिट मिलता तो कितना खतरनाक होता। वो एस्टर के इन्नेट माना कंट्रोल की प्रशंसा करता है और खुद से सवाल करता है कि एस्टर अपोनेंट्स को मारने में इतना अच्छा कैसे है। दूसरी तरफ डेमियन अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। अचानक अल्फ्रेड को लेडी बियांका की मौजूदगी का एहसास होता है और वो स्तब्ध रह जाता है। लेडी बियांका लांसी के साथ आती है जो इंस्ट्रक्टर के लिए उम्मीद लेकर आई होती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। अल्फ्रेड हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि वे एक सिंपल टेस्ट कर रहे थे, लेकिन बियांका उस अनमैनेज हालात और इंजर्ड ट्रेनीज को देखकर सार्कास्टिकली पूछती है कि क्या यही तुम टेस्ट कहते हो। उधर डेमियन बेशर्मी से हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और बियांका अल्फ्रेड को ट्रेनीज को इकट्ठा करने और फिलहाल जगह से हटाने का आदेश देती है, जिसे अल्फ्रेड स्वीकार करता है और फिर वो डेमियन से कहती है कि वो अपने कमरे में लौट जाए। एस्टर को भी अपने कमरे लौटने को कहा जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये शर्म की बात है। बियांका इंस्ट्रक्टर रनफिट को बुलाती है जो बताता है कि उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन बियांका सिर्फ एक शब्द में उसे काम से निकाल देती है। फिर सीन कट होता है और हम हाउस के अंदर बियांका के चेम्बर में आते हैं, जहाँ वो अल्फ्रेड की तरफ मुड़कर कहती है कि उसने उसकी नीयत समझी है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है। अल्फ्रेड माफी मांगता है, स्वीकार करता है कि वो अपना आपा खो बैठा था और किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार है। बियांका सब्जेक्ट बदलती है और ड्यूल में क्या हुआ इसका पूरा डिटेल मांगती है, सोचते हुए कि क्या डेमियन ने मदद की थी और अल्फ्रेड डेमियन की मदद करने से इनकार करता है और थोड़ा हिचकिचाता है। बियांका फिर पूछती है और अल्फ्रेड प्राउड चेहरा बनाकर कहता है कि एस्टर अपने अपोनेंट
ओपोनेंट को पीटने में बहुत ही अच्छा था। वो माफी मांगते हुए स्पष्ट करता है कि माना बुलेट जिसे उसने पहले बताया था एस्टर ने फिर से इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने उसे 3 या 4 गुना और कंप्रेस किया था। बियांका अनुमान लगाती है कि इसका मतलब है कि एस्टर का माना कंट्रोल एक्सेप्शनल है और वो मन ही मन सोचती है कि वो तब चौंक गई थी जब एस्टर ने 5 ट्रेनियों को अकेले सिर्फ माना बुलेट से हरा दिया, क्योंकि एक हाई लेवल मेज भी रॉ माना को कंट्रोल करना मुश्किल समझता है। बियांका अल्फ्रेड से पूछती है कि उसने एस्टर को जो ऑफर दिया था उसके बारे में क्या जवाब मिला, और अल्फ्रेड बताता है कि एस्टर ने साफ इनकार कर दिया। बियांका सोचती है कि उसे एस्टर को रिवैल्यूएट करना होगा और उसे अपने पास बुलाने का आदेश देती है। एस्टर को लेडी बियांका से मिलने बुलाया जाता है, जो उसका स्वागत करती है और बैठने के लिए कहती है, जबकि डेमियन उसके बगल में खाना खाते हुए बैठा होता है। एस्टर कहता है कि उसे पता चला कि उसे बुलाया गया है और बियांका सहमति देती है, लेकिन कहती है कि पहले एक और मामला है और उसे एक बॉक्स देती है। वो बताती है कि उसे पता चला कि अल्फ्रेड ने उसे एक रिवॉर्ड देने का वादा किया था। एस्टर को अल्फ्रेड के वादे की याद आती है। वो सोचता है कि अगर वह 1 मिनट टिक गया तो, लेकिन उम्मीद नहीं करता था कि बियांका इसे इतनी जल्दी तैयार कर देगी। बियांका उसे बॉक्स खोलने के लिए कहती है और जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक हाई ग्रेड आइटम होता है, एक कीमती वस्तु जो ब्लांडोर फैमिली में केवल उन रिक्रूट्स को दी जाती है जिन्हें टॉप 5 मैजिकल स्क्वाड्स में शामिल किया जाता है। एस्टर संदेह करता है क्योंकि जानता है कि इतने वैल्यूएबल रिवॉर्ड के साथ हमेशा हिडन कंडीशंस होती है, लेकिन लेडी बियांका उसे आश्वस्त करती है कि वो रिवॉर्ड बिना वॉरी के एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसने ग्रे जोन में डेमियन की मदद की थी और ये ड्यूल की घटना के लिए माफी भी है। एस्टर सीधे पूछता है कि क्या इस हाई ग्रेड पिल को खाने से वो ब्लांडोर परिवार से बंध जाएगा, जिसे बियांका जोर से नकारती है, और वो पूछता है कि क्या ये पॉइजन तो नहीं है, और बियांका इरिटेट सा फेस दिखाते हुए आश्वस्त करती है कि नहीं। वो अंतिम पुष्टि मांगता है कि बिल्कुल कोई शर्त नहीं है, और बियांका पुष्टि करती है और कहती है कि वो निश्चिंत होकर इसे ले। एस्टर धन्यवाद करता है और रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है, इसे एक अनएक्सेप्टेड गेन समझते हुए, लेकिन बियांका कहती है कि उसके पास उसके लिए एक और ऑफर है, और एस्टर मन ही मन सोचता है कि उसे पता ही था। बियांका उसे एक स्कॉलरशिप का ऑफर देती है कि वो डेमियन के साथ एकेडमी में पढ़ सके, बताते हुए कि डेमियन को पिछले साल पढ़ाई शुरू करनी थी, लेकिन उसने कड़ा विरोध किया जिससे इसे टालना पड़ा, और वो कभी नहीं सोचती थी कि डेमियन घर से भाग जाएगा। बियांका बताती है कि वो उसकी मदद क्यों मांग रही है, क्योंकि डेमियन उसकी रिस्पेक्ट करता है, जिसे डेमियन खुशी से स्वीकार करता है और कहता है कि वो खुश होगा अगर उसका दोस्त उसके साथ जाए। एस्टर समझता है कि बियांका फंसी हुई है। डेमियन को मजबूर करना फिर से भागने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन उसके पास उसका मन बदलने का दूसरा तरीका नहीं है। एस्टर इस ऑफर को अच्छा चांस समझता है और सोचता है कि जिस वर्ल्ड में कनेक्शन और खून के रिश्तों की कद्र होती है, उस वर्ल्ड में एकेडमी जाना फायदेमंद रहेगा। हालांकि ऑफर बहुत अच्छा है, वो फील करता है कि वो ब्लाइंड और फैमिली के मामलों में उलझता जा रहा है और कहता है कि वो अभी इस पर सोचकर बताएगा। बियांका सहमति देती है और कहती है कि जब वो डिसीजन ले तो उसे इन्फॉर्म करे। जाने से पहले बियांका एस्टर से पूछती है कि उसने अल्फ्रेड के ऑफर को क्यों ठुकराया, और एस्टर मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है कि उसके घुटने उसके लिए बहुत कीमती है, जिससे बियांका हैरान रह जाती है। दूसरी जगह जब अल्फ्रेड ये जवाब सुनता है तो वो उस लड़के की हिम्मत से चौंक जाता है और एस्टोनिश्ड होता है। कुछ समय बाद एस्टर एक्सर अब्सॉर्ब करता है और महसूस करता है कि उसके अंदर माना तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 10% अब्सॉर्ब करने पर भी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचता है कि शायद ये फ्लेम मार्क कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट लगता है, ना एनर्जी लॉस है और ना इम्प्योरिटीज, जिससे रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेडिटेशन के बाद उसका माइंड एकेडमी वाली ऑफर पर चला जाता है और सोचता है कि डिसीजन लगभग क्लियर हो चुका है। एकेडमी ज्वाइन करने से स्पॉन्सर ढूंढना आसान होगा और कई फायदे भी मिलेंगे, लेकिन साथ ही उसे स्ट्रांगली फील होता है कि ये सब एक ट्रैप हो सकता है। कंफ्यूज होकर वो वॉक पर निकलने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो डोर से बाहर निकलता है, प्लैटिनम हेयर वाला यंग मैन उसका रास्ता रोकता है और पूछता है कि क्या वही एस्टर है। एस्टर फीचर्स देखकर समझ जाता है कि प्लैटिनम हेयर डेमियन के फैमिली लाइन में है, मतलब ये लड़का साइड ब्रांच का कोई रिलेटिव होगा। एस्टर इरिटेशन फील करता है और साफ मना कर देता है कि उसका इस नाम से कोई कनेक्शन नहीं, और ये सुनकर यंग मैन सरप्राइज हो जाता है। फिर वो सार्कास्टिक टोन में उसके डल, डार्क, ग्रे हेयर और अनकंफर्टेबल आईज पर कमेंट करता है और मॉकिंग करते हुए कहता है कि ये सब ट्रेट्स उससे परफेक्ट मिलते हैं। एस्टर शांत रहकर कहता है कि हेयर कलर लाइटिंग पर डिपेंड करता है और क्रिंजी इनोसेंट फेस बनाकर पूछता है कि उसकी आईज कैसे अनकंफर्टेबल हो सकती है। यंग मैन उसकी रिएक्शन से हिल जाता है और पीछे हटकर कह देता है कि आईज तो जेंटल लग रही है, और माफी मांगकर जाने लगता है। तभी अल्फ्रेड द हेड बटलर तेजी से आकर एस्टर को पकड़ लेता है और कहता है
कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर मस्त मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। अल्फ्रेड कहता है कि सिर्फ हेड बटलर होने के कारण उसे ऐसे झुकना नहीं चाहिए, लेकिन सिचुएशन ने उसे मजबूर कर दिया। तभी एस्टर को एहसास होता है कि प्लैटिनम हेयर वाला लड़का अभी तक वही है, और वो अचानक पलटकर जोर से बोलता है कि वो शुरू से सही था। वही एस्टर है जिसकी आईज डेड गोब्लिन जैसी है। एस्टर कामली अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर देता है, और ये सुनकर लड़का गुस्से में आ जाता है और उसे लायर और इंसोलेंट कहकर धमकी देता है, लेकिन अल्फ्रेड की शार्प नजर उसे चुप करवा देती है। लड़का गुस्सा निगल कर कहता है कि अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन एस्टर को मैजिक हॉल में आना होगा ताकि उसका बैड बिहेवियर करेक्ट किया जा सके। एस्टर कैजुअली अग्री कर लेता है और सोचता है कि ये टाइमिंग उसके मूड के लिए परफेक्ट है, और वो सोचता है कि वो प्लैटिनम हेयर वाले लड़के से बाद में निपट लेगा। अल्फ्रेड एस्टर से पूछता है कि ये क्या चल रहा है, और एस्टर जवाब देता है कि कुछ खास नहीं। इसके बाद वो अल्फ्रेड से कहता है कि वो लेडी बियांका से मिलना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बियांका के चेम्बर में। बियांका उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने ऑफर पर फाइनल डिसीजन ले लिया। एस्टर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि वो एकेडमी ज्वाइन करेगा। बियांका सरप्राइज होती है कि डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया गया, लेकिन खुश होकर तुरंत प्रिपरेशन शुरू करने की बात करती है। एस्टर वही कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है और बियांका कहती है प्रिपरेशन तक वो कंफर्टेबली रह सकता है, और रूम से निकल जाता है। एस्टर के जाने के तुरंत बाद ही अल्फ्रेड रूम के अंदर आता है। बियांका बताती है कि एस्टर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अल्फ्रेड एक्साइटेड होकर कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, और उसकी आईज में फ्लेम साफ दिखती है। बियांका अल्फ्रेड को ऐसे देखती है जैसे अल्फ्रेड की रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही थी। अल्फ्रेड अपने प्लान को समझाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फी फैमिली कवर करेगी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की फी एस्टर खुद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उस वक्त वो उसे अपना हाथ बढ़ाएगा और स्पॉन्सर करेगा और एक डिवाइन हीरो की तरह सामने आएगा। तभी बियांका उसे रोकती है और कहती है कि वो बहुत लाउड है, और अल्फ्रेड माफी मांगकर किचन चला जाता है। बियांका अलोन सोचती है कि अल्फ्रेड फाइनली खुश है क्योंकि उसे मौका मिल गया है, लेकिन वो जानती है कि ये एकेडमी प्लान उतना सिंपल नहीं है। उसे याद आता है कि अल्फ्रेड भी कभी इसी तरह प्रीवियस हेड बटलर से ट्रिक हुआ था, इसलिए अल्फ्रेड को लगता है कि ये प्लान 100% काम करेगा। वो उसे पुअर सोल मानकर साई करती है। इस बीच एस्टर मैजिक हॉल की तरफ जाता है। वो मैजिक हॉल की तरफ देखता है और सोचता है कि ब्रांच फैमिली का प्लैटिनम हेयर वाला वो लड़का यही है। एस्टर दरवाजे से हॉल में एंटर करता है। वहाँ एक हुडेड मैन कैंडल लिए खड़ा होता है और एस्टर से आने की रीजन पूछता है। एस्टर रियलाइज करता है कि उसे उस लड़के का नाम तक नहीं पता, लेकिन जेस्चर में समझाने की कोशिश करता है। हुडमैन कहता है कि वो एस्टर का ही इंतजार कर रहा था और उसे और अंदर ले जाता है। हुडमैन उसे एक डोर के पास ले जाता है और वार्निंग देता है कि डोर खोलते वक्त अपना हेड बचा ले। एस्टर को ये बात कंफ्यूजिंग लगती है। जैसे ही एस्टर डोर खोलता है, फ्लाइंग पेपर्स उस पर अटैक करते हैं। डस्ट सेटल होने पर उसके सामने प्लैटिनम हेयर वाला एक नया आदमी खड़ा होता है। वो अपना नाम हजी वॉन ब्लैंडोर बताता है और कहता है कि क्या एस्टर उसके छोटे भाई से मिलने आया है। एस्टर शॉक होकर समझता है कि जिस रड लड़के से उसका सामना हुआ था, उसने अपने एल्डर ब्रदर को बुला लिया है। उस पल एस्टर की मेमोरी फ्लैशबैक में जाती है। उसे याद आता है जब वो एक ट्रबल शूटर के रूप में कई मैजिक एकेडमीज में घुस चुका था। वहाँ उसने रिसर्च मेजर्स के बारे में एक शार्प ऑब्जर्वेशन बनाई थी। वो उन्हें पेन पुशर्स कहता था। उसकी नजर में उनकी पहली पहचान थिनिंग हेयर होती थी। ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस में वे बाल खींचते रहते थे और धीरे धीरे बोल्डनेस की तरफ बढ़ते थे। एस्टर ने इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेज में वे हुड डालकर बोल्डनेस छुपाते थे। सेकंड स्टेज में वे रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते और थिनिंग हेयर दिखाने लगते। थर्ड स्टेज में पूरा सिर शेव कर देते और लास्ट डेस्परेट स्टेज में वे हेयर रिग्रोथ वाली मैजिक ढूंढने लगते जो अब तक किसी ने सक्सीड होकर नहीं बनाई। लेकिन हजी अलग था। हन पहले फॉर्मल अपोलॉजी करता है और बताता है कि उसका छोटा भाई हद पार कर गया। उसकी बात सुनते हुए एस्टर नोटिस करता है कि उसका हेयर अभी भी थिक है और वो यंग है, यानी उस ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अलग। टी सर्व करते वक्त एस्टर कैजुअली पूछता है कि क्या वो मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है और हन रिवील करता है कि वो वाइस प्रिंसिपल है। ये सुनकर एस्टर इम्प्रेस्ड होता है और सोचता है कि ब्लैंडोर फैमिली इतनी बड़ी है कि केवल लिनिएज से कोई इतनी हाई पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता, मतलब उसकी स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। फिर हेजी कहता है कि एस्टर दूसरे वेगेंट से अलग है। एस्टर हंसकर अग्री करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अनइजी फील करता है। वो सोचता है कि अगर हेंजी होस्टाइल होता तो उसे हैंडल करना इजी होता, लेकिन उसकी काइंड स्माइल ही उसे अनकंफर्टेबल बना रही है। उसे स्ट्रांगली फील होता है कि उनकी केमिस्ट्री नेगेटिव है, दो लोग जो कभी साथ नहीं चल सकते। इसके बाद हजी उसे एकेडमी में एनरोल होने पर कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि वो खुद 145वीं क्लास का ग्रेजुएट है। एस्टर मन ही मन सोचता है कि क्या वो अचानक भाईचारे का बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद हेजी इनोसेंट काइंड
फेस बनाकर कहता है कि उसे मेन पॉइंट पर आना चाहिए। एस्टर सोचता है कि ये मेन पॉइंट क्या है। तभी हेनजी उससे एक डायरेक्ट सवाल करता है, क्या वो अपने फ्रेंड के लिए जान रिस्क करने को तैयार है। हेनजी की क्वेश्चन से एस्टर कंफ्यूज हो जाता है। हेजी समझाता है कि पूरा ब्लैंडोर फैमिली का फेट दाव पर है और एक ग्लोइंग बुक दिखाता है। हेजी कहता है कि वो एस्टर को ये बुक देगा। एस्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये ब्लैंडोर फैमिली का कोर्स सीक्रेट है, टोम ऑफ हीलिंग लाइट, और शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ पैलेस गार्डन में बियांका येलो फ्लावर्स के बीच काम कर रही होती है। वो किसी सोच में डूबी हुई होती है। फिर वो राहत की सांस लेती है कि डेमियन का एकेडमी एनरोलमेंट वाला प्रॉब्लम फाइनली सॉल्वर्ड हो गया है। उसका मन एस्टर की तरफ चला जाता है। उसे लगता है कि डेमियन के लिए एस्टर एक अच्छा फ्रेंड है। उसका टैलेंट बहुत अच्छा है और पर्सनालिटी भी स्टेबल है। अल्फ्रेड ने उसे कभी रूड और बोल्ड कहा था, लेकिन बियांका उसे नॉर्मल मानती है। उसे सबसे ज्यादा एस्टर की स्टेडी एटीट्यूड और नो फ्लैटरी नेचर पसंद आती है। डेमियन की बैकग्राउंड के बारे में पता चलने पर भी उसका एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। बियांका सोचती है कि वो फ्री बर्ड की तरह है, उसे किसी केज में बंद नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे पास रखना जरूरी है, चाहे तरीका कोई भी हो। मैजिक हॉल में वापस एस्टर अभी भी शॉक में है कि हेनजी इतना बड़ा फैमिली सीक्रेट उसे देने की बात कर रहा है। वो उसकी आइज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई क्लियर इमोशन नहीं दिखता। एस्टर सोचता है कि हर इंसान की आइज में कुछ ना कुछ फीलिंग्स दिखती है, लेकिन हेनजी एक असिन की तरह ब्लैंक नजर रखता है, जैसे खुद को भी भूल गया हो। एस्टर को हेनजी ऐसे लगता है जैसे वो एक मास्क पहन के बैठा हो। हेनजी उसे वार्निंग देता है कि टेम्पटेशन में आकर जल्दी जवाब मत देना। एस्टर काम होकर कहता है कि वो आंसर देगा। वो कहता है कि अगर पॉसिबल होगा तो करेगा, नहीं तो रिफ्यूज कर देगा। ये सुनकर हेनजी एंग्री हो जाता है और थ्रेटन करता है कि अगर वो सुने और रिफ्यूज करे तो उसे मार देगा। एस्टर उसे डिफाई करता है और सार्कास्टिकली कहता है कि आदमी क्या 2 बार मर सकता है। फिर खुद को याद आता है और जोकिंगली सोचता है कि वो सच में दोबारा मर सकता है। हजी अचानक अपना ओरा रिलीज करता है और एटमॉस्फेयर हैवी बना देता है। वो एस्टर को अपने ओरा से इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्टर बिना हिले कैजुअली बैठा रहता है। हजी आखिर में स्माइल करके मानता है कि वो उसे ब्रेक नहीं कर पाया। वो कहता है कि एस्टर ने टेस्ट पास कर लिया है और अब वो ट्रुथ रिवील करेगा। वो बताता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, लेकिन जो ब्लैंडोर फैमिली का मेंबर ना हो। वो एडमिट करता है कि पहले उसने सोचा था कि एस्टर भी बाकी वैग्रेंस की तरह यूजलेस होगा, लेकिन जब लेडी बियांका जैसे प्रोटेक्टिव गार्डियन ने उसे डेमियन के पास रखा तो उसे लगा इसमें कुछ खास है। ब्रदर के साथ फाइट ने उसे परफेक्ट एक्सक्यूज दे दिया था उसे बुलाने का। एस्टर पूछता है कि क्या वाइस प्रिंसिपल को किसी को बुलाने के लिए ऐसे एक्सक्यूज की जरूरत है। हन एक्सेप्ट करता है कि सिचुएशन टाइट है और उसे खुद स्टेप लेना मुश्किल था। वो क्लियर करता है कि ये फैमिली पावर स्ट्रगल नहीं है और ब्लैंडर फैमिली यूनिट है। फिर वो सीरियस होता है और बताता है कि असली रीजन ये है कि डिक्लन फैमिली उसे मॉनिटर कर रही है। हजी पूरी ऑनेस्टी से बताता है कि वो डेक्लन फैमिली के हेवनली ओरिजिन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है और शायद उन्होंने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर एस्टर शॉक्ड रहता है। हेनजी कंफेस करता है कि उसने ये टेक्निक किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हासिल कर ली है, लेकिन हेनजी कहता है कि डेक्लन फैमिली इर्शनल है। अगर हेनजी हेवनली ओरिजिन मैजिक का सिर्फ वीकनेस खोजता तो भी डेक्लन उसे किल करने की कोशिश करते। फिर वो असली ऑब्सेशन रिवील करता है। उसे इस हेवनली ओरिजिन मैजिक में ऐसा पोटेंशियल दिखा है जिससे वो इसे इम्प्रूव और डेवलप कर सकता है। वो इसे छोड़ नहीं सकता। उसकी वॉइस में जुनून साफ झलकता है और वो मानता है कि एस्टर जैसे मैजिक लवर इसे समझेंगे। एस्टर का माइंड फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है हजी सिर्फ थोड़ा क्रेजी नहीं बल्कि पूरी तरह इनसेन है। एस्टर के मन में शौक गहराता है। उसके सामने वही फॉरबिडन रिसर्च चल रहा है जिसकी वजह से ब्लैंडोर फैमिली फ्यूचर में डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। अचानक उसकी मेमोरी पास्ट लाइफ से जुड़ जाती है। टाइमलाइन परफेक्टली मैच करती है। असली कारण ये था कि डेक्लन फैमिली ने ब्लैंडोर फैमिली को क्रश किया क्योंकि हेजी ने हेवनली ओरिजिन मैजिक का नया वर्जन छेड़ा था। उसी रिसर्च के कारण फेरन ने ब्लैंडोर फैमिली को खत्म करने का रिस्क लिया और उसी सीक्रेट से उसने अपनी फाइनल बैटल में ओवरवेलमिंग पावर हासिल की। एस्टर चुप हो जाता है। हन उसकी साइलेंस देखकर पूछता है कि क्या उसे सुनकर रिग्रेट हो रहा है, ये एडमिट करते हुए कि मैटर बहुत बड़ा है। एस्टर उस बात को इग्नोर करता है और मेन सवाल पर लौटता है, क्यों उसने स्पेसिफिकली उसी को चुना। हजी रिवील करता है कि उसने अभी तक अपने फैमिली को भी रिसर्च के बारे में नहीं बताया है। उसे स्ट्रांगली फील होता है कि डेक्लन फैमिली ने ब्लैंडोर के अंदर एक स्पाई लगा रखा है, लेकिन वो पता नहीं कर पा रहा कौन। एस्टर कहता है कि अगर डेक्लन का रिसर्च लीक हुआ था तो क्या सेक्रेटरी प्राइम सस्पेक्ट नहीं होगा। हजी बताता है कि शायद वो केस नहीं होगा और ये टेक्निक एक्विजिशन रूट से रिलेटेड है। एस्टर डिडक्शन करता है कि अगर टेक्निक का सोर्स ट्रेस हुआ तो शायद डेक्लन ने खुद एक इनकम्प्लीट फार्मूला लीक किया था। हजी हंसते हुए कंफर्म करता है कि उसने भी उन्हें ट्रिक करने के लिए एक फेक वर्जन जानबूझकर
सर्कुलेट किया क्योंकि उसे भी मरना नहीं था। एस्टर वंडर करता है कि अगर ऐसा है तो क्या हेजी सिंपली डेकलन फैमिली जॉइन नहीं कर लेता। हजी वेग रिप्लाई देता है कि उसके अपने रीजंस है। फिर वो सीधे मुद्दे पर आता है। उसे एस्टर की जरूरत है क्योंकि वो फैमिली से बंधा नहीं है। वो बताता है कि रिसर्च कोलैबोरेटिव है लेकिन उसका हिस्सा डेड एंड पर आ गया है। उसका रिक्वेस्ट है कि एस्टर उसकी थीसिस जीनियन एकेडमी के प्रोफेसर फार तक पहुंचा दे। बदले में वो उसे हीलिंग लाइट स्पेल देने का वादा करता है। एस्टर इसे प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी मानता है और एक्सेप्ट करने का फैसला करता है, लेकिन वो स्टेक्स बढ़ा देता है और प्रपोज करता है कि अभी हीलिंग लाइट स्पेल कॉल्टरल के तौर पर चाहिए और बाद में जब नई हेवनली ओरिजिन मैजिक पूरी हो तो वो भी उसके हिस्से में आएगी। उसका लॉजिक है कि तभी वे सचमुच एक ही टीम में होंगे। सब या कुछ नहीं वाला डील। हजी उसे ऑडेशियस मानते हुए भी एग्री कर लेता है। वो कहता है वैसे भी एस्टर ने ओरिजिनल टेक्निक सीखी नहीं है तो अभी उसका कोई यूज नहीं, लेकिन कंप्लीट होने पर वो उसे देगा। बदले में उसकी एक कंडीशन है, थीसिस पूरा होने तक एस्टर को उसकी मदद करनी होगी और एस्टर तुरंत एग्री करता है। फिर थीसिस पेपर्स लेते समय एस्टर कहता है कि वो पढ़ना नहीं जानता। ये सुनकर हेजी कुछ पल फ्रीज होता है। एस्टर कहता है कि वो मजाक कर रहा था और हेजी अनोयंस में मर्डर करता है कि एस्टर रड और बोरिंग है। इसके बाद एस्टर प्रोफेसर फारोन के बारे में पूछता है। हंजी हंसते हुए बताता है कि वो और फारन एकेडमी डेज से फर्स्ट सेकंड प्लेस के राइवल रहे हैं, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक। लेकिन ब्लैंडोर फैमिली लौटने के बाद वो आगे निकल गया। एस्टर मन ही मन सोचता है कि दुनिया सचमुच पागलों से भरी है। एकेडमी में एक और मैडम उसका इंतजार कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एस्टर के रूम में। एस्टर हैरान होता है कि वो इतना सामान सबस्पेस पाउच में क्यों डाल रहा है, जबकि उसने कहा था कि उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। इसी बीच एस्टर को बुक्स के ढेर में एक लेटर मिलता है जिस पर रेड वैक्स सील लगी होती है। एड्रेस लिखा है टू माई डियर एस्टर। डियर शब्द देखकर स्कॉफ करता है। लेटर हजी का होता है जिसमें लिखा है कि ये मैजिकल टेक्स्ट उसे फ्यूचर के लिए सीखने होंगे। नीचे लर्निंग ऑर्डर भी लिखा होता है जिससे वो बेसिक से एडवांस तक इंटेलेक्ट बिल्ड कर सके। एस्टर बुक्स और लेटर देखकर एडमिट करता है कि ये सचमुच प्राइसलेस गिफ्ट है। वो रियलाइज करता है कि हजी जीनियस है क्योंकि उसने पूरे स्टडी बुक को इतने सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया है, लेकिन साथ ही वो मैडम मैन भी है। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि ये अच्छा है। फिर वो पेपर और पेन टेबल पर रखता है और अपनी बुक के स्पॉन्सर्स लिस्ट लिखना शुरू करता है। वो पहला नाम डालता है हजी वॉन ब्लंडोर। वो बुक्स गिनता है, लगभग 132 वॉल्यूम्स। हीलिंग लाइट स्पेल और थीसिस को छोड़कर वो सोचता है कि हीलिंग लाइट स्पेल को अपनी फ्यूचर टावर में पब्लिक करने का डिसीजन डेमियन से डिस्कस करेगा। एस्टर मुस्कुराता है और मानता है कि ये प्रिविलेज ऑफ फ्रेंडशिप है। फिर उसकी नजर वापस बुक्स पर जाती है और सोचता है कि ये सिर्फ स्कैटर्ड कलेक्शन नहीं बल्कि एक कंप्लीट कैटेगरी है। इनसे कोई भी मैजिक का सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर सकता है। उसकी पर्सपेक्टिव बदल जाती है। उसकी फ्यूचर टावर सिर्फ बुक्स का वेयर हाउस नहीं होगा बल्कि नॉलेज देने वाली आइडेंटिटी बनेगा जहाँ कोई भी कुछ भी पढ़ लिख सकता है। दूसरी तरफ हजी अपने कमरे में एस्टर के साथ हुई मीटिंग याद करता है। उसकी इनिशियल प्लान सिंपल थी। अगर एस्टर यूजफुल निकला तो थीसिस देना, यूजलेस हुआ तो एलिमिनेट करना। लेकिन अब उसे एस्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसे याद आता है कि एस्टर ने डेथ थ्रेड पर कैसा बोल्ड रिएक्शन दिया था। हजी एस्टर के रिएक्शन को सोचकर पागल की तरह हंसता है। एस्टर की आइज ने साफ दिखा दिया था कि उसे मौत की परवाह नहीं। हजी उसे बाकी पिग से अलग मानता है और अम्यूज फील करता है। उसे लगता है एस्टर बहुत कुछ छुपा रहा है और यही उसे और एक्साइटिंग बनाता है। पहली बार उसे कोई ऐसा मिला जो उसी जगह खड़ा है, उसी डायरेक्शन में देख रहा है और उसके रिजल्ट्स को चाह रहा है। फिर हेनजी इंटरनली खुद से पूछता है कि क्या एस्टर को सच में पढ़ना नहीं आता और अपने आप ये विचार हटा देता है। अगले दिन डिपार्चर का समय आता है। एस्टर एकेडमी एनरोल करने के लिए तैयार होता है। वो मेड की तरफ देखता है और मेड इन्फॉर्म करती है। एस्टर और डेमियन जब एकेडमी पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ सिंपल फॉर्म्स भरने होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद अब वे ऑफिशियल स्टूडेंट्स कहलाएंगे। मेड एस्टर की तरफ देखकर कहती है कि नया यूनिफॉर्म उस पर बहुत अच्छा लग रहा है और एस्टर धन्यवाद कहकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपर देखते हुए सोचता है कि ये अच्छा ही हुआ कि वो एग्जाम पास हुआ और प्रेस्टिजियस फैमिलीज इसे स्पेशल एडमिशन का नाम देती है। वही कैरेज पर डेमियन और बियांका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। डेमियन उत्साहित होकर उसे जल्दी करने को कहता है और बियांका एस्टर को अपना ध्यान रखने और इस अपॉर्चुनिटी से अपनी इच्छाएं पूरी करने की सलाह देती है। एस्टर मुस्कुराता है और कैरेज चल पड़ता है। उसका मन ये तय कर चुका है कि जीनियन एकेडमी में जाकर वो सब हासिल करेगा जिसकी उसने कल्पना की थी और उसकी नजर फ्यूचर पर टिक जाती है। इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी में जहाँ काउंटलेस स्पॉन्सर्स उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे पूरा आत्मविश्वास होता है कि उसके कोलीग्स उसका इंतजार करेंगे। कैरेज की जर्नी के दौरान एस्टर पूरी तरह उन बुक्स में डूब जाता है जो हंजी ने उसे दी थी और पढ़ते हुए महसूस करता है कि हंजी एक बेहद जीनियस मैजिकल रिसर्चर है। वो समझता है कि मैजिक के बेसिक प्रिंसिपल्स भले ही सिंपल हों लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशंस अनगिनत दिशाओं में जा सकती है।
पानी को ही उदाहरण मान लो, किसी के लिए ये लाइफ का स्रोत है और किसी के लिए ये विनाश का प्रतीक। सब नजरिए की बात है। वो देखता है कि हर नोबल फैमिली ने इसी प्रिंसिपल को अपनी समझ से अपना कर अपना पाथ बना लिया है। बुक्स खत्म करने के बाद उसे एहसास होता है कि हंजी का बनाया करिकुलम डेक्कलन फैमिली के हेवनली ओरिजिन प्रिंसिपल से जुड़ा है, लेकिन उसके थॉट्स की धारा डेमियन की उत्साहित आवाजों से टूट जाती है, जो उसे पुकारते हुए बताते हैं कि वे आखिरकार पहुंच चुके हैं। डेमियन कैरेज के विंडो से झांकते हुए जीनियन एकेडमी को देखता है और एस्टर भी विंडो से उसकी विशाल इमारत देखता है। मेड बताती है कि कैरेज जर्नी यही खत्म होती है और ट्रेडिशन के अनुसार हर स्टूडेंट को पहले दिन पैदल एकेडमी में एंटर करना होता, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। वो उन्हें शुभकामनाएं देती है और विदा लेती है। कुछ मोमेंट बाद डेमियन जाते हुए कैरेज को देखकर हाथ हिलाता है और एस्टर का हाथ पकड़कर तेजी से खींचता है ताकि सेरेमनी में देर न हो। एस्टर को ये बात अजीब लगती है क्योंकि एंट्रेंस सेरेमनी कोई विलेज थिएटर नहीं है। वो हॉल में एंटर करते ही भीड़ देखता है। डेमियन उत्साहित होकर कहता है कि सीट्स खत्म हो सकती थी। एस्टर अपने पॉकेट से सीट नंबर निकालता है। क्लास M 3 सीट्स 11 और 12। डेमियन कुछ खाली जगह देखता है और वहाँ बैठने की जिद करता है, मगर एस्टर उसे रोकता है। जैसे ही डेमियन आगे बढ़ता है, वो एक लंबे ग्रे हेड स्टूडेंट से टकराता है और गिर जाता है। उसका चेहरा अनोयंस से भरा होता है। एस्टर उसे उठाता है और डेमियन चीरफुल अंदाज में बताता है कि वो ठीक है, लेकिन ग्रे हेड स्टूडेंट गुस्से में पूछता है कि उसके कपड़े पर क्या स्मीयर हुआ। एस्टर तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नोबल फैमिली का है और लड़ाई तय है। डेमियन उसकी थूक से कपड़े साफ करने की कोशिश करता है तो ग्रे हेड स्टूडेंट गुस्से में नसें फुलाता है और अचानक डेमियन पर पंच मारता है। एस्टर तुरंत इंटरसेप्ट करते हुए उसका फिस्ट पकड़ता है और कहता है कि यही रुक जाना चाहिए। स्टूडेंट पूछता है कि वो कौन है। एस्टर डेमियन का बचाव करते हुए साफ करता है कि वो उसका फ्रेंड है। ग्रे हेड स्टूडेंट सार्कास्टिक अंदाज में चेतावनी देता है कि एस्टर पछताएगा। एस्टर सोचता है कि उसकी प्लान पहले दिन क्लासमेट से दोस्ती करने की थी, लेकिन अब फिस्ट ही भाषा बनेगी। हंगामे के बीच दूसरे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पहचान लेता है कि ग्रे हेड स्टूडेंट दोफी फैमिली से है। तभी क्राउड में से एक अथॉरिटेटिव स्टूडेंट आता है और लड़ाई को रोकने की बजाय प्रॉपर एरिना सेट करने का निर्देश देता है। स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और बैरियर सेट करते हैं। अब हॉल एक स्पेक्टिकल बन चुका है। कुछ दूरी पर हेक्स्टर स्मर्क करता है, गर्व से खुद को ओलनफी फैमिली का बेटा बताता है और एस्टर का नाम पूछता है। एस्टर कामली कहता है कि वो किसी ग्रेट लिनियज से नहीं आता और बस पासर बाय समझा जाए। हेक्स्टर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहता है कि लाइनेज मैटर नहीं करती, लेकिन इस छोटे एरिना में मेज होना उसके लिए हैंडीकैप होगा और घोषणा करता है कि वो एस्टर को फर्स्ट मूव देगा। एस्टर सोचता है कि ये पूरा ड्रामा रेडिकुलस है। हेक्स्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो बोलना पसंद नहीं करता उसकी टंग लंबी है और चिढ़ाते हुए पूछता है क्या वो डर रहा है। हेक्स्टर गुस्से में आकर जोरदार पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एस्टर भी पंचिंग स्टांस में आते हुए कहता है कि वो अकेला नहीं है। डेमियन भी उसके साथ है और एक जोरदार काउंटर पंच हेक्स्टर के फेस पर डालता है। हेक्स्टर को भरोसा था कि वो किसी भी मैजिक स्टूडेंट के पंच को सह सकता है, लेकिन एस्टर का मुक्का लगते ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तभी उसके फेस पर एक हीलिंग स्पेल उतरती है। एस्टर हल्के से बड़बड़ाता है कि नोबल फैमिलीज सचमुच अलग होती है। हेक्स्टर का ध्यान भटकता है। एस्टर एक और जोरदार अटैक करता है और कहता है कि लड़ाई में ध्यान खोना सबसे बड़ी गलती है। हेक्स्टर हैरान है कि एक उसे मार रहा है और दूसरा हंसते हुए हील कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और लगता है दोनों किसी पागल जोड़ी की तरह लड़ रहे हैं। भीड़ उसे याद दिलाती है कि वह डोलनफी फैमिली का प्राइड है। हेक्स्टर गुस्से में चीखता है कि कोई मामूली मेज उसे इस तरह कैसे देख सकता है। पूरी एनर्जी से अटैक करता है और एस्टर थोड़ा हैरान होता है। फिर एस्टर कलीजन स्टाइल एक्टिवेट करता है और नीली रोशनी का तेज विस्फोट हेक्स्टर को मारता है। उसका इम्पैक्ट बैरियर के बाहर भी महसूस होता है। धूल चारों ओर फैल जाती है और हेक्स्टर घुटनों पर गिरता है। एस्टर धूल के बीच हाथ उठाकर अपनी जीत का संकेत देता है और जयकारों से हॉल गूंज उठता है। डेमियन दौड़कर एस्टर के पास आता है और हंसते हुए उसकी जीत का जश्न मनाता है। एस्टर शांत स्वर में उसकी खुशी स्वीकार करता है और कहता है कि अब डेमियन को अपना अंगूठा चूसना बंद करना चाहिए। इसी बीच स्पॉटलाइट वाला स्टूडेंट ये सीन देखता है और मैजिक स्टूडेंट का इस तरह लड़ना उसके लिए बेहद विचित्र लगता है। भी एक एंग्री कैरेक्टर भीड़ को चीरते हुए पूछता है कि किसने ये हंगामा शुरू किया। धमकी देता है कि अगर सामने नहीं आया तो सबको खींच ले जाएगा। एस्टर सोचता है कि उसने सचमुच बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है, लेकिन कोई चिंता नहीं। डेमियन प्राउड फील करते हुए कहता है कि तमाशा करने वाले वो और एस्टर थे। और एपिसोड का लास्ट पैनल हेक्स्टर की बेहोश कंडीशन दिखाता है और एपिसोड इसी के साथ एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो और जल्दी से
500 लाइक कर देना, इसका लॉन्ग वीडियो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये सभी डेकलन टेक्निक्स की शुरुआत है और ये हर तरह के माना के साथ हारमोनी में काम कर सकती है। खुशी की बात ये थी कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में रिसर्च के लिए इसे मेमोराइज कर लिया था। जैसे ही वो ब्रीथिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है, उसे लावा जैसी तेज गर्मी अपने शरीर में महसूस होती है और उसके माना सर्किट्स में इम्प्योरिटीज दिखती है जो उसे चौंका देती है। इन्हें निकालने के लिए वो मानव शावर नामक रहस्यमय टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो सिर्फ इलट नोबल मेजर्स ही